नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 27 जून साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ओमान ने अमेरिका को वो झटका दिया है जिस झटके के बारे में अमेरिका सोच भी नहीं सकता था कि ओमान ईरान के साथ मिलकर ऐसा कारनामा करके दिखाएगा। और साथ ही दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप फिर से ईरान के ऊपर बहुत बुरी तरीके से भड़का हुआ है और क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है यह भी मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। और साथ ही इजराइल भारत के जज के ऊपर भड़का हुआ है। जी हां, आमतौर पे हमारे यहां जो अंधभक्त मंडली है वो बताता है कि इजराइल फादरलैंड है, इजराइल भारत से बहुत प्यार करता है, लेकिन इजराइल भारत के ही एक जज के ऊपर भड़का हुआ है। और भड़कने के पीछे क्या बड़ी वजह है, इस वीडियो में हम आपको बहुत डिटेल में बताएंगे दोस्तों। और साथ ही इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस समय लेबनान और गाजा के अंदर इजराइल जो कुछ कर रहा था, अब इसको लेकर यूनाइटेड नेशन में इजराइल की कलई खुद गई है और इजराइल बुरी तरीके से बाइकआउट हो रहा है। और ये खबर जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आज आपके दिल को सुकून पहुंचेगा। और साथ ही दोस्तों, ईरान के जो नाविक अमेरिका ने पकड़े थे, अब उन नाविकों के साथ ईरान क्या कुछ करने वाला है और अमेरिका क्या कुछ करने वाला है, ये भी इस वीडियो में आपको बताएंगे। और साथ ही जापान, भारत, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की कुछ ऐसी खबरें आई हैं जिन खबरों के बारे में आपका जानना बिल्कुल जरूरी है। और इन तमाम खबरों को हम आपको बहुत डिटेल में बताएंगे। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही कमेंट में आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर जो निकल के सामने आ रही है वो भारत की आपको बताऊंगा। दरअसल यूनाइटेड नेशन में इजराइल पूरी तरीके से नंगा हो चुका है। जो मैंने शुरू में कहा था और जो बात बचपन से शायद आप जान रहे होंगे कि इजराइल बच्चों का कातिल है, और ये बात भले ही पूरी दुनिया माने या ना माने, लेकिन अब यूनाइटेड नेशन में उसके सबूत जा चुके हैं। दरअसल यूनाइटेड नेशन की जांच में ये बात निकल के सामने आई है कि इजराइल गाजा के अंदर बच्चों को मारता था और बकायदा इनकी जो ट्रेनिंग थी, अगर कोई आर्मी का जवान है, अगर उसको अपनी शूटिंग की ट्रेनिंग करनी कि यार मेरा निशाना सटीक लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है, तो क्या करेगा? कोई एम बोर्ड लेगा, उस पर अपनी राइफल से, अपनी बंदूक से फायर करेगा और चेक करेगा कि मेरा निशाना सटीक है या फिर नहीं है। लेकिन इजराइल क्या करता था, इजराइल बच्चों पे ये चेक करता था अलग अलग दिनों के हिसाब से कि आज संडे है तो एक काम करो, कमांडर ने जो आदेश दिया कि काम करो, आज बच्चों के हाथ पे गोली मारो। और बच्चे इसलिए चूज किए जाते थे क्योंकि जो बच्चे होते थे वो छोटे टारगेट होते थे, मतलब एक कम रेंज में आपको मारना है और अपनी प्रीशियस उस शूटिंग रेंज को दिखाना है कि यार इतने छोटे ऑब्जेक्ट के मैं हाथ में गोली मार सकता हूं। तो संडे को सर में, मंडे को हाथ में, उसके बाद फिर पैर में, फिर सीने में, उसके बाद फिर पेट में, ऐसा ऐसा करके अलग अलग दिनों के हिसाब से वहां पे टारगेट दिए जाते थे। और ये कहा जाता था कि आज बच्चों के इस शरीर के अंग पे आपको गोली मारनी है। और यूनाइटेड नेशन में ये रिपोर्ट जब निकल के सामने आई है तो आज पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई हैं कि इजराइल इतना बड़ा जेनोसाइड कैसे कर सकता है। अब आपको जान के दोस्तों ताज्जुब होगा कि इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो भारत के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं और इनका नाम कोई और नहीं, इनका नाम एस मुरलीधर है। यस मुरलीधर साहब जब इस रिपोर्ट को जांच पड़ताल करके लाते हैं और लाने के बाद यूनाइटेड नेशन के सामने रखते हैं तो फौरन इजराइल भड़क जाता है और भड़कने के बाद कहता है कि जो यस मुरलीधर हैं ये हमास के साथ काम करते हैं। मतलब कोई अच्छा काम कर दे तो आतंकवादी है, उसको आतंकवादी का तमगा दे दिया, कहा कि हमास के साथ ये काम करता है, हमास एक आतंकवादी संगठन है और ये जो रिपोर्ट बनाई गई है ये हमास के इशारे पे बनाई गई है और इजराइल ऐसा कुछ नहीं कर रहा। लेकिन यूनाइटेड नेशन ने इस बात को सुना नहीं और खबर निकल के सामने आ रही है कि यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को बाकायदा ब्लैकलिस्टेड कर दिया है और बाकायदा अब बेंजामिन नेतन्याहू और उसकी टीम के ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है। और ये इजराइल के लिए बुरे सदमे से कम नहीं है। इजराइल ने 2 साल के अंदर गाजा के अंदर जो कुछ किया है आज पूरी दुनिया उसका सबूत देख रही है और सबूत दिखाने वाला कोई और नहीं, भारत का ही एक जज है। तो आप लोग अगर चाहें तो उस जज के लिए 2 शब्द कमेंट में लिख सकते हैं। तब तक दोस्तों एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और दूसरी खबर जो निकल के सामने आ रही है वो ओमान के हवाले से आ रही है। दरअसल ओमान ने ऐसा झटका अमेरिका को दिया है कि इस झटके से अमेरिका कभी भी निकल ही नहीं सकता। दरअसल अमेरिका का कहना यह है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है वो पूरी दुनिया के लिए बना है, चूंकि वो नेचुरल रास्ता है, उसको ना तो ईरान ने काट के बनाया और ना ही ओमान ने। तो ऐसे हाल में ना तो ईरान उस पर टैक्स लगा सकता और ना ही ओमान लगा सकता है। ईरान ने तो कहा हम लगाएंगे, लेकिन ओमान ने क्या कुछ कहा अब आप सुनिए। ओमान ने कहा कि यार हम भी लगाएंगे, और ये बात अमेरिका के आगे नहीं बोली, ये बात यूरोपियन यूनियन के आगे बोली। अमेरिका को भाव ही नहीं दिया, कहा कि हम टैक्स लगाएंगे। और टैक्स लगाने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह बताई कि भाई साहब सिंपल सी बात है कि अगर ओमान के आसपास या फिर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से भी कोई जहाज निकलता है तो ऐसे हाल में वो जहाज यूं ही तो पार होगा नहीं। सबसे पहले हम उसको गाइड करते हैं कि भाई यहाँ पे दूसरी जहाज हो सकती है, तुम इस रास्ते से जाओ। हम उसको रास्ता दिखाते हैं,
हम उसको तमाम फैसिलिटीज़ उपलब्ध करवाते हैं। इसके अलावा जब वो जहाज़ निकलता है तो हमारा एनवायरनमेंट प्रदूषित होता है। हमारे लोग जो मछली पकड़ने जाते हैं हम उनको रोकते हैं कि भाई अब फला जहाज़ निकलने वाला है, एक काम करो आप 10 मिनट बाद जाओ। तो अगर हम इतना नुकसान उठा रहे हैं, हम अपने खर्चे पे उसको गाइड कर रहे हैं, हम उसको रास्ता दिखा रहे हैं, हमारा एनवायरनमेंट प्रदूषित हो रहा है, तो ऐसे हाल में क्या हम पैसा भी ना लें, मतलब एक टैक्स भी ना वसूलें? तो ऐसा नहीं हो सकता। ओमान ने साफ तौर पे कहा कि भाई हम इसलिए अब टैक्स वसूलेंगे चाहे अमेरिका खुश रहे या फिर नाराज हो जाए, और ये हम सभी जानते हैं कि ओमान का प्लान नहीं है। ये बात ईरान ने बोली थी और ओमान ईरान की बात रिपीट करके बोल रहा है, और ऐसे हाल में अमेरिका को ओमान ने भी तगड़ा झटका दिया, चूंकि अमेरिका को उम्मीद थी कि ओमान जो है वो ईरान के साथ कभी भी नहीं जाएगा, लेकिन यहां पे तो खेला हो गया, मतलब खेला हो गया गुलाबी सूअर के साथ। खैर, इधर ये तमाम चीज चल रही है, इधर ईरान ने अमेरिका को इतना मजबूर कर दिया है, अमेरिका इतना घुटनों पे आ गया है कि रिपोर्ट आपके सामने आप देख सकते हैं कि ईरान के एक जहाज को अमेरिका ने सीज किया था जंग के दौरान। गल्फ ऑफ ओमान के आसपास उस जहाज को सीज किया था और उस पर 22 लोग सवार थे। अब इनको अमेरिका पकड़ के अपने साथ लेके जाता है। अच्छा, जब इनको लेके जाता है तो फिर अमेरिका का प्लान ये था कि हम इन नाविकों के जरिए ईरान को ब्लैकमेल करेंगे, ईरान अपने लोगों को छुड़ाने के लिए हमारी शर्तें मानेगा, हमारी बात मानेगा। लेकिन यहां तो खेला हो गया, ईरान ने उल्टा अमेरिका को ब्लैकमेल कर दिया और कहा कि अगर तुम हमारी बात नहीं सुनोगे बेटा तो भूल जाओ डील वील, हमारे तो 22 हैं और हम तो मरने के लिए बने, तुम अपना सोच लो, हम कितने हमले करेंगे, क्या कुछ करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये बात जब ईरान द्वारा बोली गई तो रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि भाई साहब उन नाविकों को छोड़ दिया गया है। अब वो नाविक पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, पाकिस्तान भेजा गया उनको, और वहां से अब वो अमेरिकन कॉन्सुलेट को हैंडओवर हो चुके हैं, यानी ईरानी कॉन्सुलेट को, माफ कीजिएगा, और अब ईरानी कॉन्सुलेट उनको ईरान भेज देगा। यानी जिस नाविक के दम पे ईरान को ब्लैकमेल करने का प्लान डोनाल्ड ट्रंप बना रहा था, उन्हीं नाविकों को छोड़ने पे मजबूर हो गया। हालांकि गोदी मीडिया और जो वेस्टर्न मीडिया है इस खबर को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि खबरें दबती नहीं है। प्रखर राजपूत जैसे न जाने कितने ऐसे हैं जिसको ऊपर वाले ने ये नीयत शायद दी है कि भाई साहब हार हो जीत हो, पैसे मिले ना मिले, कम से कम सच्ची पत्रकारिता तो करो। एक बात याद रखना, सच बहुत कड़वा होता है, लेकिन जो बोलता है उसको सुकून रहता है। मैं आराम से वीडियो बना के सो जाता हूँ, सुबह आराम से नींद खुल जाती। अच्छा, गोदी मीडिया की तरह अगर मैं झूठ बोलता, बहुत पैसे के पीछे परेशान होता, तो शायद बहुत पैसे कमा लेता, करोड़ों अरबों कमा लेता। 50-60 करोड़ मेरे बैंक अकाउंट में होते और हराम के होते तो क्या मुझे सुकून मिलता? अच्छा, एक दिन जब सारी चीजें यहीं छोड़ के जानी है तो क्यों इतना परेशान हूं, क्यों इतना? अच्छा, अगर ये दिमाग में आया कि भाई आज पैसा कमाऊंगा, आज पैसा बना लूंगा अपने लिए, तो मेरे बच्चे खाएंगे, तो यार सीधी सी बात ये समझो कि रखा हुआ पैसा तो बड़े बड़े अरबपतियों का चला गया। एक वक्त था, मैं आपको बताऊंगा, बात बड़ी कड़वी है, जो मुगल थे इस देश पे राज करते थे, दिल्ली से लेके अलग अलग किले, फतेहपुर से लेके उनके किले थे, पूरा सोना भारत का उनके पास था। लेकिन अब अगर आप दिल्ली में जाके देखेंगे तो मुगलों के वंशज रिक्शा चलाते हैं, क्योंकि अगर वो लायक नहीं थे तो अपना राजकाज नहीं संभाल पाए, अपना पैसा नहीं संभाल पाए। तो ये चीजें रहनी नहीं है परमानेंट, तो बहुत परेशान नहीं होना है, यहां हम किराएदार हैं। खैर, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे पे ये है कि अमेरिका का प्लान ये था कि भाई साहब हम इस खबर को दबा लेंगे, और यहूदी लॉबी पूरी लग गई थी, और ये प्लान था कि सोशल मीडिया पे इस खबर को हम फैलने नहीं देंगे। लेकिन ये खबर अब निकल के सामने आ गई और पाकिस्तान ने बाकायदा इसको ट्वीट करके बताया है कि हाँ, अमेरिका ने 22 नाविकों को छोड़ा है। खैर, इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही कि पाकिस्तान ने इजराइल को बहुत बुरी तरीके से धमकाया, और धमकाने के पीछे वजह यह है कि स्विट्जरलैंड में जब ईरान और अमेरिका का नेगोशिएशन चल रहा था, जब बातचीत चल रही थी, जब ये कहा गया था कि आओ साइन करते हैं डील पे, इसी दौरान मोसाद ने प्लान बनाया था कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मार दिया जाए और मार के मामला साफ कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान अब इजराइल के लिए इमर्जिंग थ्रेट है। ऐसे हाल में लेकिन मोसाद का प्लान कामयाब हुआ नहीं, पर यह खबर लीक हो गई। अब जैसे ये खबर लीक हुई, और लीक होने के बाद जैसे ये खबर पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड सर्कुलेट होती है, इसी के जस्ट बाद पाकिस्तान ने इजराइल को धमकी दी और कहा कि अगर हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को तुमने टच भी किया तो ऐसे हाल में अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा अंजाम होगा, हम तुमको नक्शे से मिटा देंगे। खैर, ये तमाम चीजें भले ही दोस्तों पाकिस्तान बोल रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान केवल अमेरिका का सगा है, और ये बात ईरान भी जानता है कि उसको किससे दोस्ती रखनी है और कौन मौका परस्त है, केवल अपने फायदे के लिए आए हैं। ईरान एक सिस्टम बना रहा, क्योंकि बार बार जब गल्फ ऑफ ओमान बंद होता है तो ईरान के टैंकर चाइना पहुंच नहीं पाते, तो ईरान ने चाइना से बातचीत की और बातचीत करके ये प्लान बनाया कि क्यों ना हम एक रेल का रास्ता बनाएं
और वो ज़मीन टू ज़मीन जाएगा। और अगर ज़मीन टू ज़मीन जाएगा तो फिर उस पर तो अमेरिका कुछ कर नहीं सकता। पाकिस्तान को लगा कि यार अगर ईरान ऐसा प्लान बना रहा है तो भाई साहब इस प्लान में तो फ़ायदा मेरा होगा, क्योंकि ईरान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से चाइना। लेकिन ईरान को एक बात पता थी कि पाकिस्तान आज ईरान को बाप मान रहा है, चंद दिन पहले अमेरिका को मान रहा था, चंद दिन पहले चाइना को मान रहा था। तो ऐसे हाल में हम पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर सकते। ईरान को चाहिए था वो देश जो अमेरिका का कट्टर दुश्मन हो। तब ईरान ने क्या किया, रिपोर्ट आपके सामने आप देख सकते हैं कि ईरान ने प्लान बनाया है कि वो अपने ट्रेन का रास्ता अफगानिस्तान से लेके जाएगा। अब जब अफगानिस्तान से ये रास्ता जा रहा है तो यहाँ पे पाकिस्तान का फायदा हो ही नहीं सकता, चूंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान की तो मदद करेगा नहीं। ऐसे हाल में कई सारे अंधभक्त अगर ये कमेंट करने का सोच रहे थे कि देखो भारत ईरान से दोस्ती करने की सोच रहा है, लेकिन ईरान जो है पाकिस्तान के खेमे में जा रहा, तो नहीं, ईरान अफगानिस्तान से अपना तेल भेजेगा, पाकिस्तान से नहीं, क्योंकि उसको पाकिस्तान की असली हकीकत पता है कि ये केवल मौका परस्त लोग हैं। अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की चूंकि लड़ाई है तो फिर अफगानिस्तान से भारत तो सामान आ सकता है, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाएगा। खैर इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट फिलिस्तीन से निकल के सामने आ रही है कि आज रमल्ला के पास फिलिस्तीन के खेतों में इजरायली सेटलर्स ने आग लगा दी। कैसे आग लगाई, एक बार उसका मंजर देखें, फिर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इजरायली सेटलर्स जानबूझ के वेस्ट बैंक, गाजा, फिलिस्तीन के अलग अलग हिस्सों में, रामल्ला जैसी जगहों पे जानबूझ के खेतों में आग लगा रहे हैं, ताकि जब किसान अपनी खेती नहीं कर पाएगा तो मजबूर होकर जमीन छोड़ के पलायन कर जाएगा। यानी पलायन कराने का प्लान अब इजरायली बना रहे हैं कि हमला तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हमले के साथ साथ अगर हम खेतों में आग लगा देंगे तो फिर ऐसे हाल में किसान खाएगा क्या, और जब खाएगा नहीं तो जमीन छोड़ के जाएगा। और खाली जमीन पे कब्जा करना कंपैरेटिवली आसान होता है उस जमीन पे कब्जा करने से जहां कोई रह रहा हो। आज पूरी दुनिया इजराइल की सच्चाई जान रही है, लेकिन उससे भी बड़ी दुख की बात यह है कि आज भी पूरी दुनिया इजराइल को बाइकआउट नहीं कर पा रही है, कर ही नहीं पा रही है। अब क्यों नहीं कर पा रही है, क्या मजबूरी है, ये तो मुझे समझ नहीं आता। हम क्या करेंगे, हम कोल्ड ड्रिंक का बाइकआउट करेंगे। कोल्ड ड्रिंक का बाइकआउट करने से क्या फर्क पड़ जाएगा, आप सोचिए ना। कोल्ड ड्रिंक इजराइल ने बेच ही दी है, भारत का कोई आदमी उसको खरीद के लेके आया है। अब भारत का आदमी अगर खरीद के लेके आया है तो नुकसान भारतीय का होगा, इजरायली वाले ने तो बेच ही दिया ना। कैसे बाइकआउट करना है, अगर उसका सही तरीका आपको जानना है तो सबसे सही तरीका यह है कि हमारे यहाँ के जो लड़के हैं, जो नौजवान हैं, जो पढ़ लिख रहे हैं, जो कुछ बन सकते हैं, वो कम से कम 4 ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए जो व्हाट्सएप को रिप्लेस करे, जो फेसबुक को रिप्लेस करे, जो टेलीग्राम को रिप्लेस करे, जो यूट्यूब को रिप्लेस करे। समझ रहे, अगर ऐसा प्लेटफॉर्म हम बनाते हैं तो इसका रिजल्ट ये होगा कि 140 करोड़ की जो हमारी आवाम है, ये कम से कम अपने यहाँ के अगर प्लेटफॉर्म को यूज करेगी तो हमारे ऐड का पैसा विदेशों में नहीं जाएगा। बहुत सारे देश करते हैं, चाइना करता है, और हम 140 करोड़ वाले आबादी के देश हैं, हमारी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो ऐप वही चलेगा जो हम देखेंगे। आज हम 140 करोड़ लोग यूट्यूब देखना बंद कर दें, यूट्यूब की हकीकत क्या रह जाएगी, आप सोचिए ना। लेकिन हमारे साइंसदान जब ऐसा काम नहीं करते हैं तो फिर मजबूरी में आप जैसे लोगों को देखना ही पड़ेगा, और ऑप्शन ही क्या है, मेरे जैसे लोगों को यूट्यूब पे वीडियो डालना ही पड़ेगा। ऑप्शन क्या है, हमारे देश में टैलेंट है शायद, लेकिन सरकार और सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि वो टैलेंट निकल के सामने ही नहीं आता। कैसा करप्शन है मैं आपको समझाता हूं। रिपोर्ट आपके सामने, गुजरात के राजकोट की। सोचिए उस जगह की जहां के महामानव ने कहा था, भाइयों बहनों, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, क्योंकि देश सुरक्षित हाथों में है, कहा था महामानव ने। लेकिन उसी राजकोट का सबूत आप सुनिए भाई साहब, कहानी सुनिए, आपको ताजुब होगा कि एक जेसीबी वाला वहां पे सरकारी काम कर रहा था, कुछ साफ सफाई। 3 दिन के अंदर उस जेसीबी वाले ने 12 लाख का पानी पिया है, 12 लाख का, लगभग 20-22 लाख का नाश्ता किया है। टोटल 46 लाख का बजट उसने 3 दिन में बना दिया कि 46 लाख मेरे खाने पीने और रहने का खर्चा है। और सरकार ने उस बजट को पास करने का ऐलान भी कर दिया था। वो तो मामला तब फंस गया जब जांच पड़ताल शुरू हुई और ये पता चला कि भाई साहब इतना तो हो ही नहीं सकता। तो आप सोच के देखिए कि इस हिसाब से करप्शन है, और जहां इतना करप्शन हो तो फिर सिस्टम दम तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा, ये बात आप खुद समझ सकते हैं। खैर इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही कि जापान अब ईरान को, लेबनान को, वेस्ट बैंक को $15 मिलियन देगा। $15 मिलियन की अब मदद कह लें,
या फिर मजबूरी में कंपनसेशन कह लें, क्योंकि जापान प्रो अमेरिकन है। जापान हमेशा से ही अमेरिका की गोद में बैठा रहा, एवं तब भी जब जापान के ऊपर अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन गिराया था, मतलब न्यूक्लियर बम मार के बच्चों की नस्लें खराब कर दी अमेरिका ने, उसके बावजूद भी जापान जाके अमेरिका की गोद में बैठा है और आज जापान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमेरिका की है। लेकिन इसके बावजूद भी जापान $15 मिलियन देने पे मजबूर है। अब चाहे इसको रिसोर्स समझ लें, चाहे इंसानियत समझ लें, चाहे जो समझ लें। खैर, इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही कि वेनेजुएला में जो भूकंप आया था उसकी मदद के लिए वेनेजुएला की भारत ने भी अपने 2 जहाज़ों को भेजा है और ये 2 जहाज़ वेनेजुएला पहुंचने वाले, वहां पे राहत की सामग्री होगी, हमारी सेना के जवान होंगे जो वेनेजुएला में साफ सफाई करेंगे। इसके अलावा जो लोग घायल हैं उनका इलाज करने की कोशिश की जाएगी, शिविर बनाए जाएंगे, टेंट लगाया जाएगा और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। तो भारत ने ये बड़ा काम किया है। खैर, इधर ये तमाम चीज़ दोस्तों चल रही है। इधर रूस और यूक्रेन के हवाले से बड़ी अपडेट आई है कि यूक्रेन ने क्रीमिया के ऊपर 650 से ज़्यादा ड्रोन से हमला किया है। आप गद्दारी और दोगलापंती देखिए कि एक तरफ जेलेंस्की कहता है कि मैं पुतिन से बातचीत करना चाहता हूं, यूक्रेन क्लेम करता है कि भाई साहब मैं रशिया से बातचीत करना चाहता हूं, लेकिन इनके अंदर की सच्चाई ये है कि ये चोरी छिपे अमेरिका के इशारे पे हमला करते हैं। जैसे बार बार इजराइल सीज फायर करता है लेबनान के साथ, गाजा के साथ, फिलिस्तीन के साथ, ईरान के साथ, लेकिन जब मौका पाता है हमला कर देता है। सेम पैटर्न पे एक तरफ जेलेंस्की कहता है कि भैया मुझे बातचीत करनी, प्लीज मेरी बात करवा दो, और दूसरी तरफ यही हरामी क्या करता है कि पीठ पीछे ड्रोन से हमला कर देता है। और जब हमला करता है तब रशियन को बढ़िया से जब रेलता है तब पूरी दुनिया में हाय हाय देखो रशिया ने मार दिया, ईरान का शायद ड्रोन मिल गया, ईरान ने अपना ड्रोन दे दिया, ईरान के ड्रोन से तबाही मच रही है। ये कौन से ड्रोन है? ये अमेरिकन ड्रोन है ना। तो क्यों है, क्यों अमेरिका ड्रोन दे रहा? भारत रशिया से तेल ले रहा था तो भारत के ऊपर यह कह के सेंक्शंस लगाया गया कि तुम तेल लेते हो तो तुम्हारे पैसों से रशिया हथियार बनाता है, और तुम तो डायरेक्ट फंड कर रहे हो, तुम तो डायरेक्ट फंड कर रहे हो ना। तो खैर, तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला की बात करें।